तरावड़ी या खेड़ा अमीन की लड़ाई। तरावड़ी शहर में एक पुराना किला मौजूद था जो कि काफी मजबूत था और सिख फौजों ने इस किले के ऊपर कब्जा कर लिया था। तरावड़ी शहर खेड़ा अमीन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और थानेसर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अध्याय 22 में थानेसर शहर के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। सिख मोर्चों या किलों का जिक्र भी किया गया है। इस अध्याय में ये भी दर्शाया गया है कि थानेसर दुनिया का एक ऐसा शहर है जहां 10 के 10 सिख गुरु साहिबान आए। उन्होंने हलीमी राज की स्थापना के लिए समय समय पर प्रमुख योगदान दिया। तरावड़ी और अमीन के आसपास सिख फौज द्वारा कई सिख किले स्थापित कर दिए गए थे, जिनमें से प्रमुख मोर्चों शामगढ़, टिखाना खालसा, बरानी खालसा, रायपुर, टिकड़ी खालसा, सनहेरी खालसा, सग्गा, रायसन, एबली खालसा, नारायणा, कौल व जीटी रोड से इंद्री की तरफ राजगढ़, अमरगढ़, गढ़पुर खालसा, गौरगढ़, नंदी खालसा, भोजी खालसा, शेरगढ़ खालसा इत्यादि। इन किलों में पर्याप्त मात्रा में हथियार और रसद मौजूद थी। ये किले आपस में तालमेल रहकर मुगलों पर हमला करने में सक्षम थे। इस इलाके में उस समय भारी जंगल था और ज्यादातर इलाका ऊबड़ खाबड़ भी था। सिख फौज के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी, जैसे कि सिखों द्वारा इस इलाके में बड़े बड़े तालाब, कुएं इत्यादि स्थापित कर दिए गए थे। यही कारण है कि करनाल के आगे मुगल फौज नहीं बढ़ पा रही थी और बार बार मुगल फौज को भारी नुकसान हो रहा था। बादशाह बहादुर शाह ने मुगल जर्नैल नवाब खान ने वजीद खान मेवाती, फिरोज खान और सुल्तान कुआली खान को भारी मुगल फौज देकर भेजा ताकि पहले पहुंचकर जीटी रोड का रास्ता सिख फौजों से मुक्त करवाया जा सके। 16 अक्टूबर 1710 में खेड़ा अमीन में सिख फौज और मुगल फौज के बीच भारी जंग हुई। सिख फौज ने मुगल फौज का भारी नुकसान किया और सिख फौज का जर्नैल भाई कीरत सिंह नामी बख्शी शहीद हुआ। बहादुर शाह की भेजी 60,000 फौज के जर्नैल फिरोज खान मेवाती और महावत खान थे और सिखों पर हमला थानेसर यानी कुरुक्षेत्र के निकट करनाल से 24 किलोमीटर की दूरी पर गांव खेड़ा अमीन पर किया था। सिख फौज की तादाद भी हजारों में थी और वो जर्नैल कीरत सिंह बख्शी की अगुवाई में लड़ रही थी। यार मोहम्मद खान कलंदर फारसी के दस्तावेज दस्तूर उल इंसा सन 1710 से 1711 मौका का गवाह लिखता है कि बादशाह के आदेश पर अगस्त 1710 में सुल्तान कुली खान, फिरोज खान मेवाती, शिकार खां ने सिख फौज के विरुद्ध जंग पानीपत से शुरू कर दी थी। इसके अतिरिक्त लेखक ये भी लिखता है, थानेसर में सिख फौज ने अपना शासक नियुक्त किया। ये शहर के रहने वाले सभी मुसलमान और हिंदुओं ने सिख धर्म अपना लिया। जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के पास जो भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर जाते तो बंदा सिंह बहादुर उस व्यक्ति को सिंह कहकर संबोधित करते थे। खेड़ा अमीन की लड़ाई में शाह साफी कलंदर भी मुगल फौज की मदद के लिए अपने शागिर्दों के साथ पहुंचा। शाह सूफी कलंदर सुल्तान कुली खान का गुरु भी था। अमीन की लड़ाई में मुगल और सिख फौज के बीच में घमासान युद्ध हुआ। जहां तक नजर जाती थी वहां तक लाशों के ढेर थे। बियाबान जंगल भी लाशों से भर गए। जख्मियों की गिनती की जानी संभव नहीं थी। मैदानी जंग का हाल देखकर फिरोज खान मेवाती और वजीद खान मेवाती के होश उड़ गए। दोनों के पैर उनके शरीर का वजन नहीं सह सके। इस्लाम के मानने वाले लोगों के हालात काफी खराब थे। इस पराजय के पश्चात फिरोज खान मेवाती गुस्से में आकर स्वयं आगे बढ़ा और सभी फौजों को एकदम हल्ला बोलने के लिए कहा और घमासान जंग हुई। बार बार यहाँ पर मुगल फौज को हार का सामना करना पड़ रहा था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मुगल फौज दिल्ली की तरफ भागने के लिए तैयार हो गई थी। उसी समय शाह साफी कलंदर भी मुगल फौज की मदद के लिए अपने शागिर्दों के साथ खेड़ा अमीन पहुंचा। इस मौके पर सैकड़ों सिख शहीद हो गए।
फिरोज खान मेवाती ने शहीद हुए 300 सिखों के सिर कटवाकर बादशाह को भेजे। भारी मात्रा में सिख फौज शाहबाद के नजदीक मौजूद थी। खेड़ा अमीन की जंग के बाद बादशाह खुश हुआ और उसने 20 अक्टूबर 1710 को मेवाती को खूब इनाम देने की घोषणा की। सिखों ने थानेसर शहर के समीप एक ऊंची मीनार सैटल अल जंग खड़ी की, जो कि राज स्थापना का चिन्ह दिखाती है। इसके उपरांत जोश में आकर मेवाती ने सिखों पर 2 अन्य हमले किए। तरावड़ी और थानेसर में 19 अक्टूबर को दोनों गुटों में खूब जंग हुई। सिख फौजें बार बार मुगलों पर हमला कर रही थी और मुगल फौज को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। मौके का गवाह कलंदर लिखता है कि लोहगढ़ खेड़ा अमीन से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर थी। सिख फौज बार बार हमला करके लोहगढ़ किले में पनाह लेती। लेखक कुछ हद तक सच लिख रहा है, क्योंकि लोहगढ़ के 52 अग्रिम मोर्चे करनाल से लेकर चंडीगढ़ तक फैले हुए थे, जो कि लोहगढ़ किले के ही हिस्से थे। परंतु मुगल फौज के पास लोहगढ़ के मोर्चाबंदी का नक्शा न होने के कारण लेखक लोहगढ़ के बारे में इधर उधर का इतिहास बताता है। मेवाती को 1 लाख रुपए नगद और साथ ही जैनुद्दीन अहमद खान को हटाकर सरहिंद की फौजदारी भी दी गई। 2 नवंबर 1710 को कुछ मुगल फौज सरहिंद के पास पहुंच गए। सरहिंद के सूबेदार भाई बात सिंह भी सरहिंद में नहीं थे। मुगल फौजों ने सरहिंद के किले पर हमला कर दिया। भाई सुखा सिंह बंगेशरी और भाई श्याम सिंह के नेतृत्व में सिख फौजों ने शम्स खान और वजीद खान की फौज के साथ खूब लोहा लिया। इस लड़ाई में अनेकों सिखों ने शहादत प्राप्त की। सिख अपने जरनैल भाई सुखा सिंह की शहादत के उपरांत पीछे हटकर सरहिंद के किले में जा घुसे। भाई सुखा सिंह और अन्य शहीदों की याद में शहीदगंज गुरुद्वारा लड़ाई वाले स्थान पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के नजदीक सुशोभित है। ज्यादा मुगल फौज आती देखकर 24 नवंबर की रात को अंधेरे में घेरा तोड़ते सिख फौजियों ने सरहिंद का किला खाली कर दिया और मनौली और बुड़ैल में स्थित सिख किलों में आ गए। उनका पीछा मोहम्मद अमीन खान की फौज ने किया, परंतु पीछा करने में भारी मात्रा में मुगल सैनिक मारे गए। शम्स खान ने सरहिंद पर कब्जे के उपरांत सिखों से लूटे माल में से 4 निशान यानी एम्ब्लेम, 1 निशान साहिब, 4 तीर, 2 नेज़े और सिखों के सिर 4 बैलगाड़ियों में 25 नवंबर को बादशाह को भेजे। बादशाह ने खुश होकर शम्स खान को रेशमी पोशाक भेजी। शम्स खान द्वारा सरहिंद पर कब्जा करने की मोहम्मद अमीन खान को बहुत तकलीफ हुई। वास्तव में ये ताज वो स्वयं हासिल करना चाहता था। इस कारण मोहम्मद अमीन खान शम्स खान के साथ ईर्ष्या करने लगा और विरोधी बन गया। बादशाह का सढौरा व लोहगढ़ की पहाड़ियों की ओर कूच। बेशक बहादुर शाह के पंजाब पहुंचने से पहले अग्रिम 60,000 से ज्यादा फौज जरनैल बंदा सिंह बहादुर के विरुद्ध भेज दी गई थी। वो स्वयं भी 1.5 लाख से ऊपर फौज लेकर पंजाब की ओर आ रहा था। 12 अक्टूबर को शाही फौज सोनीपत, 20 अक्टूबर को सराय कंवर, 23 अक्टूबर को समाल खां, 28 अक्टूबर को घरोंडा और 30 अक्टूबर को करनाल पहुंच चुकी थी। 1 नवंबर को बादशाह को अजीमाबाद, तरावड़ी, थानेसर और सरहिंद के नक्शे पेश किए गए। 10 नवंबर को बादशाह को फौज में घुड़सवार फौजियों की संख्या के बारे में बताया गया। बड़े शहजादे के पास 31,000, अन्य तीनों शहजादों के पास 15,000, मुनीम खान के पास 11,000 और महाबत खान के पास 7,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों और हिंदू राजाओं छत्रसाल बुंदेला और उदित सिंह बुंदेला आदि की फौजें भी उनके साथ थी। इस तरह बादशाह बहादुर शाह 2 लाख से अधिक फौज के साथ लोहगढ़ की ओर बढ़ रहा था। करनाल से लेकर सढौरा तक मुगल फौज को सिखों के 19 किले शामगढ़, गोबिंदगढ़, किशनगढ़, लंडा, खरिंडवा, रतनगढ़, डेरा बंजारा, केसरी, लखमड़ी, अधवा, तंदवाल, हेमू माजरा, सुहाना,
सीरसगढ़, मुलाना, धीन, धनौरी, अजीजपुर कलां, सरावा में से निकलकर जाना था। बादशाह लोहगढ़ किले की पहली चौकी के समीप पहुंचा। बादशाह 2 नवंबर 1710 को करनाल में से होता हुआ 7 नवंबर 1710 को तरावड़ी, खेड़ा अमीन पहुंचा। फिर 10 नवंबर को थानेसर और शाहबाद पार करता हुआ 14 नवंबर 1710 को गांव उगाला, अब तहसील बराड़ा में डेरा जा लगाया। करनाल से लेकर शाहबाद का सफर मुगल फौज के लिए जोखिम से भरा हुआ था, क्योंकि जीटी रोड की दोनों तरफ सिख मोर्चाबंदी थी, जो कि निरंतर मुगल फौज पर हमला कर मुगल फौज को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। शामगढ़, रतनगढ़, रामगढ़, शरीफगढ़, रिंडवा, अजराना, गुलाबगढ़, गोबिंदगढ़ इत्यादि सिख किलों में पर्याप्त मात्रा में रसद और हथियार मौजूद थे। इन किलों को जीतने के लिए बादशाह को बहुत समय लग गया और उसने आगे सढौरा में पहुंचने का रास्ता बनाया। सिख किलाबंदी की एक खास बात और थी कि सिख फौजें मुगलों पर जीटी रोड पर गुरिल्ला हमला करने के लिए सक्षम थी। अचानक हमला कर मुगलों का नुकसान पहुंचाकर जीटी रोड के दोनों तरफ मौजूद जंगलों में चली जाती थी, जहां पर पहले से ही सिख किलाबंदी के पक्के ठिकाने मौजूद थे। जीटी रोड के एक तरफ ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र लोहगढ़ की तरफ पड़ता है। जीटी रोड की दूसरी तरफ भारी जंगल था, जो कि जिंद तक जाता था। बादशाह ने लोहगढ़ पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता चुना, जो कि इंद्री से जगाधरी व लोहगढ़ पहुंचता था। परंतु जैसे ही मुगल फौज इंद्री पहुंची तो सिख फौज ने यहां पर मुगल फौज पर हमला कर भारी नुकसान किया। यहाँ पर यह भी व्यक्त किया जाना जरूरी है कि ये रास्ता यमुना दरिया के साथ साथ लोहगढ़ को जाता था। यमुना दरिया में सारा साल पानी होने के कारण इस रास्ते पर घना जंगल था। इस कारण से मुगल फौज का आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए बादशाह के द्वारा निर्णय लिया गया कि पहले शाहबाद जाया जाए और मारकंडा नदी के साथ साथ चलकर सढौरा पहुंचा जाए। उसके बाद लोहगढ़ पर हमला किया जाए। अग्रिम भेजी हुई मुगल फौज के द्वारा कुछ हद तक करनाल से लेकर जीटी रोड तक बादशाह के लिए हमला मुक्त करवाई गई, परंतु ये व्यवस्था केवल कुछ समय के लिए थी। बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के बहुत विशाल इलाके पर हमले किए हुए थे, जैसे जालंधर द्वाब पंजाब में से बरेली दिल्ली तक। सिखों की करनाल जिले तक ही नहीं, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पिंजौर में किलेबंदी फैली हुई थी। मुगल फौज को सिख किलाबंदी के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी और इसलिए बादशाह ने रुस्तम दिल खान और रफी उस शान को लोहगढ़ की मोर्चाबंदी का पता लगाने का हुक्म दिया। थानेसर से शाहबाद चलकर शाही मुगल फौज ने डेरा उगाला गांव में लगाया। उगाला गांव में पहले से ही एक सिख किला मौजूद था, जो कि हमला करके खाली करवाया गया और बाद में इस किले में बादशाह को सुरक्षित रखा गया। इसी जगह से सढौरा और लोहगढ़ पर हमले की रणनीति तैयार की गई। हर रात को मुगल फौज पर सिख फौज के भारी हमले हो रहे थे। हर रोज सैकड़ों की तादाद में मुगल सैनिक मर रहे थे। इस पर बादशाह डर गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि कोई हिंदू उसके नजदीक न आने दिया जाए। यहाँ तक कि वो उन हिंदू राजाओं और जर्नैलों से भी डरने लग गया जो कि हमेशा उसके वफादार रहे थे, लोहगढ़ पर हमलों में उसका साथ दे रहे थे। बादशाह ने उनके भी अपने खेमे में घुसने पर पाबंदी लगा दी। केवल हिंदू राजे और जर्नैल ही नहीं, वो अपने वफादार सिपाहियों से भी डरने लगा। मोहम्मद कासिम औरंगाबादी के अनुसार जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के पास 1 लाख के लगभग फौज लोहगढ़ क्षेत्र में मौजूद थी। सढौरा की पहली लड़ाई। फिरोज खान मेवाती और रुस्तम दिल खान को बादशाह के द्वारा आदेश दिया गया कि वो शाही मुगल फौज लेकर सढौरा पर हमला करें। 18 नवंबर 1710 को दोनों मुगल जर्नैल भारी मात्रा में शाही फौज लेकर सढौरा की तरफ कूच करते हैं, परंतु रास्ते में पड़ने वाले सिख किले अब्दुल्लागढ़, अकालगढ़, जवाहरगढ़, गोकलगढ़, सरांवा, मौजगढ़,
रामगढ़, शेरगढ़, सरदाहेड़ी से भारी मात्रा में सिख फौज मुगल फौज पर हमला कर रही थी। मुगल फौज का भारी नुकसान हो रहा था। इस क्षेत्र में खाद्य सामग्री और पीने के पानी के साधनों पर सिख फौज का पूर्ण रूप से कब्जा था। इस कारण मुगल फौज की बदहाली और बढ़ रही थी। शाहबाद से सढौरा की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और मुगल फौज केवल दिन की रोशनी में ही आगे बढ़ सकती थी। रात को मुगल फौज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना अनिवार्य था, क्योंकि सिख फौज रात को मुगलों पर गुरिल्ला आक्रमण कर रही थी। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा, परंतु मुगल फौज सढौरे के नजदीक नहीं पहुंच पाई और इस कार्यवाही में मुगल फौज का भारी जानी नुकसान हुआ। परंतु बादशाह के दबाव के चलते मुगल फौज को बार बार मौत के मुंह में जाना पड़ रहा था। 24 नवंबर 1710 को सढौरा में सिखों और मुगलों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। कामवर खान का कहना है कि ये लड़ाई उसकी आंखों देखी है के अनुसार मैं राजकुमार राफ्यूसान की यूनिट में उस वक्त उपस्थित था। मैंने अपनी आंखों के साथ देखा कि ये काले मुंह वाले लोग यानी सिख मैदाने जंग में आ जाते और बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हुए अंत शाही फौज का शिकार बन जाते। इस समय भारी शाही फौज इनको चारों ओर से घेर लेती और इनकी बहादुरी पर नियंत्रण करते हुए इनको अपना शिकार बना लेती। यहाँ तकरीबन 2500 सिख उनके मुखियों सहित मारे गए। शाही फौज में से फिरोज शाह मेवाती का भतीजा और मेवाती का पुत्र मारा गया व भारी संख्या में मुगल भी मारे गए। सढौरा के किले के नजदीक पहुंचने के उपरांत भी मुगल फौज सढौरा पर कई दिन तक कब्जा नहीं कर पाई। बादशाह ने फौजों को हुक्म दिया कि वे किले से कुछ दूरी पर ऊंची मीनार बनाएं, ताकि किले पर तीरों की बौछार की जा सके। इस मीनार के अवशेष आज भी मौजूद हैं। लोहगढ़ की पहली लड़ाई 1710 से 1712। मुगलों के लगभग 200 साल के इतिहास में मुगलों की सिखों के विरुद्ध ये सबसे बड़ी मुहिम थी, जिसके पश्चात मुगल राज का पतन हो गया। बादशाह बहादुर शाह 4 शहजादों सहित लोहगढ़ पहुंचा। राजकुमार रफीउस शाह, राजकुमार अजीम हुसैन, राजकुमार जहानदार शाह और राजकुमार खुजिस्टा। इसके अतिरिक्त 50 ऊंचे पद वाले कर्मचारी, जिनके पास 1000 से अधिक का मनसब था, और 100 से अधिक छोटे पद वाले प्रमुख और कई हजारों की संख्या के सिपाही बादशाह के साथ लोहगढ़ पहुंचे। बाद में बादशाह ने हिंदू राजे जैसे छत्रसाल बुंदेला और चूड़ामणि जाट और कुछ समय उपरांत राजा जयसिंह सिन्हा जोधपुर के राजा अजीत सिंह और अजमेर के राजा अमर सिंह को भी बंदा सिंह बहादुर के विरुद्ध लड़ने के लिए बुलाया। मुगलों ने सिखों को काबू करने के लिए भारी तोपखाने इस्तेमाल किए। तोपखाने को उठाने और खींचने के लिए हाथी इस्तेमाल किए गए। मुगल फौजी विशेषकर छोटे हथियार कोटा योग पर निर्भर थे, जो कि उन्होंने लोहगढ़ में इस्तेमाल करने थे। ये हथियार 5 तरह के थे, जैसे तलवारें, नेज़ें, कुल्हाड़ियां, तीर, बड़े चाकू जो हाथों हाथ लड़ाई करने वाले, दूर मार करने वाले हथियार जैसे तिरकमान, बंदूक और पिस्तौल इत्यादि। राकेट भी यहाँ इस्तेमाल किए गए। इसी तरह ऊंटों पर लादी हुई छोटी मार की तोपें भी सिखों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई। 29 नवंबर 1710 शाही फौजें राजकुमार जहानदार शाह के नेतृत्व में लोहगढ़ के किले के नजदीक स्थानों को जायजा लेने के लिए गया। राजकुमार जहानदार शाह ने लोहगढ़, जिसको डाबर भी कहते हैं, का नक्शा तैयार करने की कोशिश आरंभ की। लोहगढ़ और इसके किले का नक्शा तैयार करने में उसको काफी समय लगा, परंतु ये क्षेत्र इतना विशाल था कि इसका नक्शा नहीं बना। वास्तव में मुगलों को लोहगढ़ किले की विशालता का पता नहीं था। शाही फौजों ने अब तक इस तरह की किलेबंदी और रुकावट देखी नहीं थी। इस विशालता वाली जगह पर किलेबंदी, जो कई मीलों में फैली हुई थी, का नक्शा समझ ना पाने के कारण मुगल बादशाह और जरनैल मानसिक तौर से बहुत परेशान हो गए। बादशाह ने मार्कंडेय और यमुना के मध्य के इलाकों को काबू करने की योजना बनाई। मुगल समझ नहीं पा रहे थे कि लोहगढ़ से पहले अग्रिम 52 किलों का जाल कैसे तोड़ा जाए।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका गुरमत प्रकाश के मई 2011 अंक के पृष्ठ 53 पर प्रो बलवंत सिंह ने भी 52 किलो का हवाला दिया है। यहां से मुगल फौज पर निरंतर हमले हो रहे थे, जो कि उनको आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे थे। मुगलों के तजुर्बेकार जर्नैल भी यहां असफल रहे, क्योंकि सिखों ने युद्ध के नियमों को बहुत अच्छे ढंग से अपनाकर यहां किलेबंदी जटिल बनाई हुई थी। इस किलेबंदी को चारों ओर से घेरने का नक्शा मुगल समझ ना सके। शिवालिक की पहाड़ी पर नालागढ़, नाहन, गढ़वाल, जम्मू, चंबा, नूरपुर के प्रमुखों ने किले या ठिकाने बनाए हुए थे। मुगल फौज लोहगढ़ के निकट नहीं जा पा रही थी, जबकि सिखों की कुछ टुकड़ियां जम्मू से लेकर बरेली तक मुगलों के कई ठिकानों पर लगातार हमले कर रही थी। मुगल फौज तो लोहगढ़ किले के आसपास ही उलझी रही। इस लड़ाई में मुगल फौज का भारी नुकसान हुआ। जिला पंचकुला और अंबाला की पहाड़ियों में सिखों फौजों द्वारा की गई किलेबंदी के अवशेष भोजराज, बवाना, टांडा बुर्ज, गोरखपुर, बंसर इत्यादि गांव में आज भी मौजूद हैं। लोहगढ़ किले के दक्षिण की ओर लड़ाई का मैदान बहुत ऊंचा नीचा और घने जंगल वाला था, और इधर से लोहगढ़ किले तक पहुंचने से पहले सिखों के 52 किलेबंदी वाले मोर्चे पार करने पड़ने थे, जिन पर बंदूकें और तोपें तैनात की हुई थी। मुगल फौज के पास लोहगढ़ किले को घेरने की कोई भी योजना नहीं थी। सिख फौजों के हथियार और रसद की सप्लाई को रोकने के लिए मुगल नाकामयाब रहे। फारसी के अलग अलग स्रोत बताते हैं कि मुगल फौज को हथियार और रसद की सप्लाई की कमी होने लगी, क्योंकि जो वणजारों के टांडों ने मुगलों को रसद सप्लाई करनी थी, वो सिख जर्नैल बनकर मुगल फौज के विरुद्ध लड़ रहे थे। इस कारण सिखों का यहाँ मुगलों के आगे हार मानना बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ सिखों की अनाज और अन्य जरूरी सप्लाई कभी बंद नहीं हुई। यहाँ तो बहुत पहले ही अनाज के भंडार भरकर रख दिए गए थे, क्योंकि मुगलों के साथ लंबी लड़ाई होने का अनुमान पहले से ही था। इसके अतिरिक्त लोहगढ़ की पिछली ओर जो ऊंचे शिवालिक के पहाड़ हैं, वो हिस्से मुगलों की पहुंच से परे थे। उस तरफ से निरंतर सिखों के लिए गुप्त रास्तों के द्वारा सप्लाई आती रहती थी। यहाँ से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि लोहगढ़ किले की संरचना के समय गुरु साहिबान और भाई लक्खी शाह वणजारा ने मुगलों द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की घेराबंदी का पूरा ध्यान रखा होगा। इसलिए मुगल भारी संख्या में होने के बावजूद भी सिखों के डिफेंस क्षेत्र को भेद न पाए, क्योंकि इस भारी जंगली और ऊंची नीची धरती से होते हुए लोहगढ़ किले को जीत पाना बहुत कठिन था। इसके अतिरिक्त सिख गुरिल्ला 2.5 फट की लड़ाई लड़ते थे, जिन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को उलझाए रखा था। काफी खान लिखता है कि इस लड़ाई का वर्णन करना बहुत कठिन है। फकीरों जैसे भद्दे कपड़ों वाले इन सिखों ने शाही फौजों में दहशत मचाई हुई थी। मुगल बादशाहत ये हालत देखकर अपना हौसला हार चुकी थी। मौके की नजाकत को देखते हुए बादशाह ने अपनी फौज को 6 हिस्सों में बांट दिया। राजकुमार रफीउसान ने 31,000 फौज की कमान संभाली और बख्शी उल मुल्क जुल्फिकर खान को उसकी सहायता के लिए लगा दिया। बाकी के 3 राजकुमारों ने 11,000 फौज का नेतृत्व दिया। 7,000 सैनिकों के छठे भाग का नेतृत्व महाबत खान खानखाना के पुत्र को दिया। हिंदू राजाओं की फौज की कमान छत्रसाल बुंदेला और उदय सिंह बुंदेला के नेतृत्व में शाही फौज बादशाह के साथ मिली। ये सारी फौज जो 1 लाख से ज्यादा थी, जो कि लोहगढ़ के आसपास खड़ी थी। एक शाही अफसर मिर्जा रुकन ने बताया कि किला लोहगढ़ को जाने के रास्ते पर भारी लड़ाई चल रही है। मुगल फौज का बहुत नुकसान हो रहा था। एक रात को मुगल बादशाह के कैंप पर सिख फौज ने भारी तादाद में हमला कर दिया और इस हमले में भारी मात्रा में मुगल सैनिक मारे गए। इस बात से बादशाह बहुत घबरा गया और उसने अपना शिविर 12 कोस पीछे हटकर थानेसर में लगाया। कामवर खान, जो कि शाही शिविर के साथ ही घूम रहा था, लिखता है कि ऊंटों पर चढ़े राजपूत सिपाही सभी इलाकों में घूम रहे थे। वो हजारों की संख्या में थे, परंतु बादशाह के पास उसके चारों पुत्र और कुछ दरबारी थे।
इसका अर्थ है कि राजपूत राजे मौके की तलाश में थे कि बादशाह जैसे ही कोई गलत कदम उठाए उसी समय ही उसे खत्म किया जा सके। मुगल तो अपनी भारी संख्या में हो रहे जानी नुकसान से बहुत भयभीत थे। बंदा सिंह बहादुर और उसके सिख अपने 52 किलो से मुगलों पर तोपों के गोले दागते हुए मुगलों का काफी नुकसान कर रहे थे। इस तरह दोनों ओर से काफी नुकसान हो रहा था। रुस्तम दिल खान बहादुर ने लोहगढ़ किले से 3 मील दूर स्थान पर घेरा डाला हुआ था। जरनैल बंदा सिंह बहादुर इसी इमारत में मौजूद थे और यही इमारत लोहगढ़ किला है। इस स्थान पर सिख फौज और मुगलों के बीच में भारी जंग हुई और मुगल फौज का भारी नुकसान हुआ। मुगल फौज इस जगह से भाग खड़ी हुई। मुगलों का कोई भी जरनैल बंदा सिंह बहादुर के निकट नहीं पहुंच सका, क्योंकि वो बंदा सिंह बहादुर बहुत ही तेज तर्रार थे, जो कि हवा की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। पहाड़ों में जरनैल बंदा सिंह बहादुर भारी फौज के साथ 60 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रास्ता तय कर रहा था। मुगल फौज 20 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक पहाड़ी क्षेत्र में रास्ता तय नहीं कर सकती थी, इसलिए जरनैल बंदा सिंह बहादुर तक मुगल फौज का पहुंचना लगभग असंभव था। कोई भी मुगल जरनैल लोहगढ़ किले के नजदीक पहुंचने के लिए सक्षम नहीं था। बादशाह लोहगढ़ के क्षेत्र में आकर स्वयं युद्ध लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वैसे भी उस समय बादशाह की आयु 70 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। बादशाह थानेसर के नजदीक सुरक्षित स्थान पर बैठकर लोहगढ़ में हो रही जंग की मुआयना रिपोर्ट लेता रहा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुगल जरनैल अपनी शाख बचाने के लिए बार बार बादशाह को ये रिपोर्ट देते रहे कि उन्होंने लोहगढ़ किला फतेह कर लिया है, जबकि सिख मोर्चाबंदी के चलते हुए लोहगढ़ किले के नजदीक जाना मौत को दावत देने से कम ना था। इरवन लिखता है, मुगल और पठान सिपाही बंदा सिंह बहादुर की अफवाहों से बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने सुना हुआ था कि बंदा सिंह बहादुर पर तीर और तलवार के वारों का प्रभाव नहीं होता। बादशाह ने लोहगढ़ क्षेत्र पर हमला नवंबर 1710 में आरंभ किया और मार्च 1711 तक भी मुगल फौज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। ये 4 महीने का समय मुगल फौज के लिए काफी दर्दनाक था, क्योंकि जो लाखों की मुगल फौज लोहगढ़ क्षेत्र में लड़ रही थी, उनके लिए रसद की कमी पड़ रही थी। सर्दी की बरसातों ने कई मुगल सैनिकों को बीमार कर मौत की नींद सुला दिया। उबड़ खाबड़ धरती जिस पर घना जंगल था, मुगल फौज के लिए इस धरती पर लड़ना आसान नहीं था और न ही कभी मुगल फौज को ऐसी कार्यवाही को लेकर कोई प्रशिक्षण दिलवाया गया था। इतने बड़े संघर्ष के उपरांत बादशाह बहादुर शाह को एक बात समझ आ गई थी कि लोहगढ़ किले पर विजय प्राप्त करने के लिए मुगल फौज के पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है। इसलिए अपनी रणनीति बदलते हुए बादशाह ने अपनी पूरी फौजी ताकत केवल जरनैल बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने पर लगा दी। मुगल लेखकों के अनुसार मई-जून 1711 में मुगलों और सिखों के बीच कई लड़ाइयां हुईं, परंतु वो जरनैल बंदा सिंह बहादुर को पकड़ नहीं पाए। कारण स्पष्ट था कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर एक शूरवीर योद्धा के साथ साथ लोहगढ़ क्षेत्र और जम्मू से बरेली तक पहाड़ियों के निपुण जानकार थे। इन पहाड़ियों में स्थित सभी खुफिया मार्गों की उन्हें पूर्ण जानकारी थी। जैसे कि पहले भी व्यक्त किया गया है कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर की रफ्तार मुगल फौजों की तुलना में 3 गुना ज्यादा थी, इसलिए मुगल उन्हें लोहगढ़ क्षेत्र में पकड़ नहीं पाए। इतनी जंग के चलते मुगल राज का खजाना बड़ी तेजी से खाली होने लगा और फिर भी बादशाह को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। असगर अल समाधी, जो उस समय का लेखक है, लिखते हैं कि बंदा सिंह बहादुर और उसके सैनिक चीते की तरह थे। मुगल फौज दिन में हमला करती थी और सिख उस पर केवल मुगल फौज को रोकते थे। दूसरी तरफ सिख फौज मुगलों पर रात को हमला करती थी। मुगल कैंपों से हथियार रसद अपने कब्जे में लेकर लोहगढ़ पहुंच जाते थे। पहाड़ियों के शिखरों पर उन्होंने रोशनी टावर बनाए हुए थे। ये रोशनी टावर बड़े बड़े दिए थे, जिसमें 100 लीटर से ज्यादा तेल
या जलाने की सामग्री एक साथ डाली जा सकती थी। इन दियों से इतनी भारी रोशनी होती थी कि इसके सहारे सिख फौजें लोहगढ़ किले में रात को वापस प्रवेश कर जाती थी। मोहम्मद कासिम औरंगाबादी के अनुसार खाना खान और मुगल राजकुमारों का अनुमान था कि वो लोहगढ़ किले को 1 वर्ष से पहले नहीं जीत सकते। 4 जनवरी 1711 को जरनैल बंदा सिंह बहादुर चंबे जाते हैं और वहां से राजे की बेटी बीबी सुशीला कौर से विवाह करते हैं। इस बात की भनक मुगल फौज को नहीं लगती। 4 फरवरी को खाने खान मुहीन खान 8,000 घुड़सवार लेकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर को ढूंढने के लिए पहाड़ों में निकलता है, परंतु उसे कोई सफलता हासिल नहीं होती। 1 मार्च 1711 को जरनैल बंदा सिंह बहादुर सहारनपुर पर धावा बोलकर सहारनपुर के सभी परगना और किलों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब बादशाह के पास कोई चारा नहीं बचा कि वो अपनी समस्त फौज लेकर सहारनपुर की सरकार को जरनैल बंदा सिंह बहादुर से बचाने के लिए क्या करे, क्योंकि उनकी रवानगी से पहले ही जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने सहारनपुर पर कब्जा कर लिया। 6 मार्च 1711 को एक नई सूचना बादशाह को मिलती है कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर 40,000 घुड़सवारों के साथ कुल्लू की पहाड़ियों में देखे गए हैं। उनके इरादे अब लाहौर के ऊपर हमला करने के हैं। इस पूरे विवरण से एक बात स्पष्ट होती है कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर थिएटर ऑफ वॉर को शिफ्ट करने में निपुण थे। मुगल फौज इतनी तेजी से अपने साधन लड़ाई के लिए स्थानांतरण नहीं कर सकती थी, जिस कारण बादशाह बहादुर शाह के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जरनैल बंदा सिंह बहादुर और लोहगढ़ को लेकर केवल मायूसी हाथ लगी। 3 अप्रैल 1711 को बादशाह ने फैसला लिया कि वो लोहगढ़ पर हमला वापस लेकर अपनी सारी फौज के साथ लाहौर की तरफ रवानगी करेंगे, ताकि लाहौर का क्षेत्र जरनैल बंदा सिंह बहादुर से बचाया जा सके।